बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ न्यूज़ एंड रिव्यूज़। आज न्यूज़ काफ़ी है, कुछ अच्छी भी हैं, कुछ बुरी भी हैं। और स्टार्ट ऑफ मैं करूँगी पाकिस्तान और ईरान के बीच में जो गैस लाइन प्रोजेक्ट के बारे में बातचीत हो रही थी। और अभी आपको पता है जैसे रिसेंटली प्रेसिडेंट ज़रदारी अलॉन्ग विद दिस डेलीगेशन के साथ एक विज़िट किया है उन्होंने ईरान में और फॉर्मली लॉन्च कर दिया है इस गैस लाइन प्रोजेक्ट को। एंड अकॉर्डिंग टू हिम दिस इज़ लाइक अ लाइफ सेविंग प्रोजेक्ट फॉर द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये लाइफ सेविंग जो प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया है साइन और जो फॉर्मली इसको लॉन्च किया है, ये 5 साल के आखिरी में क्यों किया है? असल में मेरे ख्याल है जब गैस पाइपलाइन का जब ये इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो लोग बड़े सपोर्टिव थे, बिकॉज़ ईरान शुरू से ही काफ़ी सपोर्टिव था पाकिस्तान के लिए और बहुत विलिंग था पाकिस्तान को गैस देने के लिए। और लोग भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि बीइंग नेबर और बीइंग अ मुस्लिम कंट्री लोग कह रहे थे कि आप उनसे करें, और बहुत चीप प्राइसेस पे वो दे रहा था पाकिस्तान को, ठीक है। लेकिन एज़ कि आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स की ये पॉलिसी रही है कि वो नहीं चाहते कि एक यूनिटी हो मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में आपस में, ठीक है। और इसलिए उन्होंने उस टाइम भी काफ़ी अगेंस्ट इसके गए थे और अभी भी बहुत ज़्यादा वार्न कर रहे हैं वो पाकिस्तान को। यूएस की इंटरवेंशन है इन द पाकिस्तान गवर्नमेंट सिस्टम स्पेशली, और जो भी गवर्नमेंट आती है उसके साथ जो उनका एक इन्फ्लुएंसिंग पावर जो है कंसिडर्ड एज you know the biggest the most powerful nation जो हम कहते हैं यूएस को, उनकी इंटरवेंशन के बावजूद ये प्रोजेक्ट जो है आई थिंक उनके एक्सेप्टेंस के खिलाफ है। दे आर कम्प्लीटली अपोजिंग इट, बट यस प्रेसिडेंट ज़रदारी टुक द मूव और फॉर्मली लॉन्च कर दिया गया है। अगर आप ये तस्वीर देखें तो उसमें उनके साथ मखदूम अमीन फ़हीम खड़े हुए हैं पीछे, और अगर आप देखें कि ईरान के जो लीडर हैं उनके बराबर खड़े हुए हैं हमारे गिलानी साहब, द एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो आई थिंक मे बी ये उनका एक अगर आप किया है अपने रेंज में उसको कवर अप करने के लिए वो इस तरह नहीं। एक्चुअली अगर आप ईरान को देखें तो ईरान इज़ अ वेरी पावरफुल मुस्लिम कंट्री, ठीक है। और यूएस जो है वो विद लाइक उसकी तमाम तर पावर्स के बावजूद वो ऐसा कोई ख़ास ईरान को इन्फ्लुएंस नहीं कर सका है। ईरान के पास ईरान का एक अपनी जो पोजीशन है दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। सो लाइक ईरान इज़ वेरी हैप्पी टू सपोर्ट पाकिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री। और मैं भी ये बात समझती हूँ कि अगर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर आपस में यूनिटी हो तो लेकिन हाँ और यूएस की जो मतलब जो वो इन्फ्लुएंस डालते हैं पाकिस्तान पे, उसके रीजंस हमें पता है कि हम उनसे ऑलरेडी बहुत कर्जा ले चुके हैं, मिलियन एंड बिलियंस, राइट। सो वो शायद इस चीज़ को बियर ना कर सकें कि आप जो है बहुत चीप प्राइस पे ले रहे हैं गैस, और बड़े सपोर्टिव हैं, बड़े यानी खुश हैं ईरान वाले कि आप हमसे ये सपोर्ट लें। बट येस, अगर ज़रदारी साहब ने मूव लिया है तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें उनसे भी अपने मुस्लिम जितने भी और मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको हेल्प भी करना चाहिए, और उनसे अगर वो हैं सब आपस में मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प आउट करें। सबको पता है कि ईरान के पास गैस रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, और कंसिडरिंग कि इनके जो वेयर अबाउट हैं दे वेरी क्लोज टू पाकिस्तान, तो आई गेस यस दिस प्रोजेक्ट होपफुली अभी इनकी फॉर्मली लॉन्च की गई है। लेकिन जब तक ये फाइनल नहीं हो जाता प्रोजेक्ट और जब तक इसके हम रिजल्ट्स नहीं देखते हैं तो आई थिंक इट विल बी टू सून टू से एनीथिंग। बट यस, अ पॉजिटिव मूवमेंट, होपफुली इट्स गोना मेक थिंग्स बेटर, स्पेशली जो गैस रिसोर्सेज, जो गैस शॉर्टेजेस हैं ड्यूरिंग विंटर्स, जहाँ पे लाइक कंट्रीज लाइक पार्ट्स ऑफ द सिटीज़ लाइक बलूचिस्तान में जो काफ़ी एक्सट्रीम सर्दी होती है, खैबर पख्तूनख्वा नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर आप देखें तो वहाँ पे सर्दी पीक पे होती है और उनके पास गैस नहीं होता है टू हीटर्स और उसको चलाने के लिए। तो होपफुली दिस इज़ गोना बी अ सोल्यूशन फॉर द गैस शॉर्टेज इन पाकिस्तान।
क्योंकि आप लोगों से तो डेफिनेटली चार्ज करेंगे, और आई थिंक जो है वो जो भी चार्जेस हैं हमारे, अगर वो माइनर से वो इंक्रीज़ भी हो जाते हैं तो पाकिस्तान वुड बी एबल कि वो जो भी एक्सपेंस है इसका वो आराम से बियर कर सकता है। बट यस, लोग खुश हो जाएंगे, पैसों से निकलेंगे, लोगों से निकलेंगे, निकालेगा वो पैसे। अच्छा जी, दूसरी एक और न्यूज़ थी, कुछ अर्सा पहले हमने देखा था मलिक रियाज साहब ने एक UAE की कंपनी के साथ उन्होंने एक MOU साइन किया था जिसमें he claimed to make the world's tallest building in Karachi. कुछ आई थिंक डिसएग्रीमेंट्स हो गई थी कुछ चीज़ों की वजह से वो आई थिंक उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल पाया, लेकिन जब वो कैंसिल किया था UAE की कंपनी ने, तो मलिक रियाज साहब ने उसी वक्त क्लेम किया था कि उससे भी एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो कराची में लाएंगे। और आई थिंक उन्होंने अपना वो जो क्लेम किया था वो ज़ाया नहीं गया। वैसे सही है, मलिक रियाज साहब जब कुछ बोलते हैं ना तो वो करके भी दिखाते हैं। वो एक्चुअली आप अगर मतलब उनके साथ जो कंट्रोवर्सीज हैं रिलेटेड उससे हटके अगर आप देखें तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, और जो है कंस्ट्रक्शन वाइज भी अगर आप देखें तो उनके लाइक क्रेडिट्स पे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, और न्यू बिलावल हाउस। और उसके अलावा ये है कि डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता इतने बीइंग सच अ बिग बिजनेसमैन के उनके टर्म्स ना हो और कॉन्टैक्ट्स ना हो बिल्कुल ही। तो मेरे ख्याल है उनके पास अगर वो कोई बात करते हैं तो उसको फुलफिल करने के लिए और सारे रिसोर्सेज भी हैं और सारे चीज़ें भी हैं। और अगर जब हम बात कर रहे हैं, बहरिया टाउन ने जो है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है US के वन ऑफ द टाइकून of the US, उन्होंने $20 billion का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, and they are planning to make an island city. Sounds fantastic. It's very fantastic है ना, कराची वालों के लिए बस सारा हालात सही हो जाए तो फिर हमारे लिए एक और एंटरटेनमेंट स्पॉट बन जाएगा। Exactly. एक आइलैंड सिटी बना रहे हैं जी कराची के कोस्ट और लेट्स सी we pray कि मतलब बिल्कुल ऐसा हो और अल्लाह ताला इस पे बिल्कुल कोई हर्डल ना आए। अगर इट्स रियली when we talk about countries, जैसे अगर आप थाईलैंड के बारे में बात करें तो I don't think we are less than Thailand. I think we are not less than. Exactly. एक हमारा जो सेटअप गवर्नमेंट का और एक हमारा जो है ना कि हम हर किसी में एक पर्सनल गेन का जो वो नशा मैं कहूँगी ना वो ज़्यादा है, हम म्यूचुअल गेन के बारे में नहीं। अगर हम देखें आयशा, बात ये है कि जो है अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मैं इस्लामाबाद की भी चलिए बात करती हूँ, तो इस्लामाबाद जो है वो एक प्लान सिटी है, ठीक है, एक प्लान बनाया गया था, उस प्लान के हिसाब से उस सिटी को डेवलप किया गया था, तो नेचुरली उसका जो लुक है वो हमें थोड़ा डिफरेंट लगता है। अभी भी वो प्लान ही चल रहा है, एग्जैक्टली, इस तरह के लोग वहाँ पे जो आके रह रहे हैं तो उनके मुताबिक, क्योंकि वो जो फाउंडेशन है ना, जो फाउंडेशन वहाँ डाल दी गई है कि यहाँ रोड है तो वो रोड वहीं रहेंगे, ठीक है, उसी को ही वो आप इनोवेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कराची को देखें तो आपको नहीं लगेगा कि कराची जो है वो इतना वेल प्लान सिटी था, उसको उसमें ड्रेनेज ये सब चीज़ें जो है वो इतनी वेल प्लान नहीं बनाई गई थी, ठीक है, दैट्स अ ट्रुथ। तो यस, अगर हम उसको थोड़ा सा वेल प्लान कर लें, थोड़ा सा उस पर वर्कआउट किया जाए, तो मैं तो नहीं समझती है कराची का लाइक क्रेडिट दूंगी मुस्वा कमाल को कि उन्होंने अपने टेन्योर पे जो कराची में जो भी मैं कहूँगी जो कमी थी ना, जैसे अंडरपासेस की कमी थी या ट्रैफिक फ्लो में जो ट्रैफिक जैम्स है उसको आपको पता है कि एक सिग्नल पे घंटे लगते हैं यहाँ से निकलने के लिए, तो उन्होंने वो प्रॉब्लम्स कुछ सॉर्ट आउट किए। जो ड्रेनेज प्रॉब्लम्स थी उन्हीं की टेन्योर पे जब वो फिर उन्होंने सिस्टम ही खत्म कर दिया उनके जाने के बाद, तो एग्जैक्टली मतलब एक बिल्कुल अगर कोई एक मास्टर प्लान बनाया जाए और उसको अप्रूव कराया जाए गवर्नमेंट से और उसे फॉलो किया जाए, तो मतलब फिर वहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी शायद कि कोई एक बंदा जो है वो क्रेडिट नहीं ले पाएगा, जो भी नया केयर टेकर आएगा या सिस्टम चाहे कुछ भी रहे। मेंशन करना चाहूँगी कि अभी जो रिसेंटली लोग लाहौर, जैसे कराची वाले जो लाहौर से आके आते हैं ना, मतलब वो कहते हैं कि हम जब लाहौर लैंड करते हैं तो हमारी आंखें थोड़ी देर खुली मतलब फटी रह जाती है कि जो वहाँ पे उन्होंने प्रोग्रेस देख रहे हैं विद टाइम, वहाँ पे जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, वहाँ पे जिस तरह को उस शहर को बनाया जा रहा है कि मतलब वो ना उस लेवल और स्टैंडर्ड तक लाएं, बिकॉज इट्स अ बिग सिटी। सिमिलरली कराची, लेकिन कराची को तो जैसे हमने बात की है कि जिस तरह के हालात क्रिएट हो गए हैं कराची में, देखिए कराची को हम जो है किसी भी तरह से लाहौर से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज कराची इज़ अ मल्टी कल्चर सिटी, ठीक है, लाहौर इज़ मोर इन्फ्लुएंस विद द सेम कल्चर पीपल, सो कराची जो है वो मतलब इसमें
इतना ज़्यादा ये मल्टी कल्चर सिटी है कि यहाँ कल्चरल जो एक कहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी सामने आएंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आएंगे, लेकिन ये कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी दे आर प्लान्ड। अब देखिए सीएम तो हर प्रोविंस के हैं, गवर्नर्स हर प्रोविंस के हैं, लेकिन जिस तरह के चीफ मिनिस्टर, बाकी में मैं आई एम नॉट प्रो PMLN, मैं आई एम नॉट प्रो एनी पार्टी फॉर दैट फैक्ट, लेकिन जिस तरह मैंने शहबाज शरीफ के टेन्योर पे ही आई हैव सीन कि उन्होंने 5 साल में क्या काम किया है, और लोग लाहौरी खुद तारीफ़ें करते हैं आके, वो कहते हैं कि ना मतलब जो उनको पहले प्रॉब्लम्स थी शायद अब वो सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन हमारे CM साहब की अगर मैं आपको बात करूँ तो हमारे CM साहब ने अभी एक 5-year परफॉर्मेंस रिपोर्ट सबमिट की है नेशनल सिंध की असेंबली में, और अकॉर्डिंग टू हिज रिपोर्ट उनके 5 साल के टेन्योर में कराची में जो क्राइम रेट है वो 40% कम हुए हैं माशाल्लाह, और जो किलिंग्स हैं वो 23% कम हुई हैं। तो उनकी जब ये रिपोर्ट सबमिट की गई तो वहाँ के जो अपोजिशन थे उन्होंने इनकार कर दिया इसको एक्सेप्ट करने से। अब आप मुझे खुद बताएं कि 5 साल में हमने भी देखा है कराची के क्या हालात हुए हैं, हमें भी पता है कि किलिंग्स किस हद तक गई हैं कि अब आपको और मुझे भी नहीं पता था कि जब हम घर से निकल रहे होंगे तो खुदा न खासा हमारे साथ क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, मतलब वी आर नॉट श्योर कि हम वापस घर आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये आई थिंक CM चीफ मिनिस्टर्स के जो अगर आपके पास पावर है, चले ठीक है, मैं ये नहीं बोलती कि शहबाज शरीफ साहब बहुत कोई नेक इंसान है, लेकिन यस उनकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आप देखेंगे नजर आएंगी। मैं इसीलिए मैं कह रही हूँ मुझे अगर मैं और आप लाहौर जाएंगे और हमें डिफरेंस फील होगा तो हम उनकी तारीफ ही करेंगे ना कि यार हमें तो एग्जैक्टली। और एक टाइम वो भी था जब कराची की हर शख्स तारीफ कर रहा था, सारी दुनिया तारीफ कर रही थी, लेकिन शायद हमारी गवर्नमेंट को तारीफ हजम नहीं हुई और उन्होंने सोचा कि भाई कोई काम कर रहा है तो काम कैसे करें। सो इस सब चीज़ों से चीज़ों का अंदाज़ा होता है ना कि जो एक कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं हम उसे हवा दे रहे हैं, हम उसको चाह रहे हैं कि हम उसी में उलझे रहें और उसी लड़ाई में पड़े रहें, और हम जो है कराची को ना इनोवेट करें, ना उसमें कोई प्रोग्रेस हो, ना उसकी कोई तरक्की हो। Exactly. मतलब हम किसी के एफर्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करते, हम उसको फौरन टच दे देते हैं कि कोई अच्छा बंदा काम कर भी रहा होगा ना, हम उसको साइड करके कह देंगे यार ये तो फला 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 फला, हम उसको क्रिटिसाइज करने में बहुत आगे होते हैं। तो खैर ये थी हमारी जी CM साहब की रिपोर्ट। CM साहब मुझे लगता है कि जब आप आके TV पर बोलते हैं कि कराची के हालात जो हैं वो बेहतर हो चुके हैं, बोलते हैं, और जब आप आई हैव नेवर सीन हिम इस तरह की, मतलब कभी मैंने तो उनको भाई लगता है उनको बात ही नहीं करनी आती, मुझे तो ये लगता है। कराची के छुपे रहते हैं, वो खराब होते हैं, वो आके बड़े मजे से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं नहीं कराची के जो हालात हैं दे आर अंडर कंट्रोल। आई डोंट नो कौन से कंट्रोल होता है, उनके ख्वाब में कोई कंट्रोल आता होगा, बिकॉज रियलिटी में व्हेन इफ ही स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस, CM हाउस से बाहर जरा निकल के देखें तो उनको पता चलेगा कि कौन से हालात कहाँ पे सही हुए या नहीं हुए। एग्जैक्टली हालात ही की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली आपने ये एक ट्रेंड चल रहा है, हमने पहले देखा कि 2 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जो कि कोयटा में हुआ था, वो हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। फिर कराची में भी एक आपने देखा इंसिडेंट हुआ बास टाउन का, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि शिया को टारगेट किया गया, हालांकि उस इंसिडेंट में सुन्नी भी मारे गए थे। और जो हमने आई थिंक अपने शो में पहले बोल चुके हैं कि दिस इज़ नॉट अबाउट शिया और सुन्नी, दिस इज ह्यूमैनिटी। एक और इंसिडेंट अगर आपने अभी रिसेंटली लाहौर में देखा हो, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर टारगेट किया गया कि वो ब्लास्फेमी के ऊपर जो उनका टाउन था वहाँ पे बदामी बाग के पास, उसको कम्प्लीटली उनको घर से निकाला। वहाँ के जो रहाइश लोग थे, क्रिश्चियंस थे मेजॉरिटी, उनको निकाला, उनके घर से लूट मार के उनके घर के सामान बाहर ला के उस पूरे इलाके को जला दिया गया। आई थिंक अराउंड 175 घर जो है वो जलाए गए। अब क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो भी टारगेट कर दी गई है। एंड अगर आप देखें जिस तरह ये ट्रेंड कर रही है चीज़ें, दिस हैज़ नथिंग बट अ सेक्टेरियन डिवाइड। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि देखें, आप चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे आप मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, कोई मज़हब कभी ये नहीं सिखाता, जहाँ तक मैं समझती हूँ, कि आप जाके किसी का घर जला दें, ठीक है। और इस्लाम इज़ अ वेरी पीसफुल रिलीजन, ठीक है। एग्जैक्टली। और जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने खुदा न खास्ता कोई ऐसी बातें की हैं जो कि कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुस्ताख़ रसूल हैं, समथिंग
लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि दिस अ वेरी सेंसिटिव मैटर एंड इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ऑल ऑफ अ सडन आप किसी का घर जला दें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और आपका जब बल्कि थोड़े दिन पहले मैं टीवी में देख रही थी तो बाकायदा वो एक हदीस हुज़ूर सल्लम की चला रहे थे कि अगर किसी मुसलमान ने किसी नॉन मुस्लिम के साथ ज़्यादती की तो उसकी जगह मैं खड़ा हूँगा क़यामत के दिन। सो अल्लाह ताला ने हुजूर के ऊपर, अगर आप हुजूर सल्लम की हिस्ट्री देखें तो उन पर कितने जुल्म किए गए, किस कदर मजालिम ढाए गए, लेकिन उन्होंने तो कभी किसी नॉन मुस्लिम का घर नहीं जलाया। वो एक उनके लिए भी एक रोल मॉडल थे। हुजूर ने जो हमें एक लेसन दिया था कि लोगों को ये वायलेंस में नहीं इन्वॉल्व होना है, अपने मैटर्स को जितने आराम से सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि उन पे भी कितने लोगों ने। और दूसरा ये कि जहाँ तक अगर मैं क्रिश्चियंस की स्पेशली बात करूँ तो क्रिश्चियंस जो है वो अहले किताब है और इस्लाम में बड़ा दर्जा है क्रिश्चियंस का। यहाँ तक कि उस वसल्लम ने यह भी कहा है कि अगर आप किसी क्रिश्चियन वुमेन से शादी करते हैं तो आप उसको चर्च जाने से नहीं रोक सकते। अगर वो कन्वर्ट हो जाती है ठीक है, अगर वो कन्वर्ट नहीं होती तो आप उसे चर्च जाने से, उसकी इबादत करने से आप उसे नहीं रोकेंगे। सो वो अहले किताब है, इस्लाम में उनसे शादी करने के लिए भी अलाउ है। लेकिन ये सब खैर ये एक बात है, लेकिन ये हदीस में कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, ये एक अलग बात है। लेकिन बात ये कि कोई भी माइनॉरिटी के जाके आपने घर जला दिए और बाकी जो दूसरे जो लोग थे जिन बेचारों ने कुछ भी नहीं कहा, ना उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है, अगर एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट आपने उन्होंने कितनी मेहनत से वो घर बनाए होंगे और फिर आप 2 लाख रुपए कह देते हैं कि हम एक बंदे को देंगे तो 2 लाख रुपए में घर बन जाता है आजकल? बिल्कुल भी नहीं बनता। हम इस नोट पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे बदामी बाग इंसिडेंट की जो लाहौर में हुआ था। जहाँ मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात कर रही हूँ तो मेरी नगर आप ये देखेंगे कुछ अर्से पहले, आई थिंक दो साल पहले हमने देखा था, ये स्टार्ट हुआ था हिंदुओं से। हिंदू जो यहाँ पे बिजनेसमैन थे उन्होंने इवेंचुअली अपने बिजनेस ख़त्म किए यहाँ पे और अपनी फैमिली के जो है आहिस्ता आहिस्ता इंडिया भेजना स्टार्ट कर दिया। फिर आप देखें वो शिया सुन्नी का अगेन उन्होंने फसाद बनाने की कोशिश की जो अल्हम्दुलिल्लाह नाकाम हुई। थैंक गॉड हमारे उलमा को थोड़ी बहुत सोच अकल आ चुकी थी और उन्होंने इस मैटर को इतना प्रोवोक होने नहीं दिया। अब आई क्रिश्चियंस पे बात। क्रिश्चियंस की अगर मैं बात करूँ तो संडे को हमने देखा कि मुल्क के डिफरेंट हिस्सों में जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कराची में भी गवर्नर हाउस की तरफ, गवर्नर हाउस से पहले बल्कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है क्रिश्चियन कम्युनिटी इज़ वेरी अमन पसंद, वो लोग ज़्यादा इसमें नहीं इन्वॉल्व होते। लेकिन उस दिन जो किया गया, बल्कि क्योंकि मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि कल मेरा उस एरिया में जाना हुआ। जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो वहाँ के जो दुकानदार थे, जो ज़ैनब मार्केट जहाँ पे ये प्रोटेस्ट किया था, आपने देखा था संडे को वहाँ पे तोड़ फोड़ की थी, गाड़ियों को जिस तरह चढ़ के उनके ऊपर डंडे लेकर उनके शीशे तोड़े हैं और मार्केट के अंदर वो घुस गए थे, उन्होंने लूट मारी भी की थी। कल जो दुकानदार थे वो लोग सब रोडों पे खड़े थे आधे से ज़्यादा, तो हम लोग भी ज़रा परेशान हैं। हम समझे कुछ हो गया है। हमने उनसे पूछा कि आप लोग रोड पे क्यों खड़े? तो उन्होंने बोला आप फिक्र ना करें, हम अपनी और अपने ग्राहक की हिफाजत के लिए यहाँ पे खड़े हैं क्योंकि कल जो यहाँ पे हुआ है। तो आई थिंक पीपल आर सो टायर्ड, जो हम बात कहते हैं ना, पीपल हैव टेकन लॉज इन देयर ओन हैंड। असल में बात ये है कि देखिए हर मज़हब में एक बात है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हर रिलीजन में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, ठीक है। और हर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट होगा, ना हर मुसलमान एक्सट्रीमिस्ट होगा, ना हर क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट होगा, ठीक है। अगर आप इंडिया के भी इंसिडेंट लें, बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट, ठीक है, किसने किया? वो कोई आम, बहुत से मतलब मेजॉरिटी ऑफ हिंदूज़ इन इंडिया उन्होंने भी उसको प्रोटेस्ट किया कि भाई इस तरह आपको नहीं करना चाहिए कि आप एक मस्जिद पे चढ़ के और बाकायदा आप उसको आप शहीद करें। तो लेकिन वो लोग भी जो थे वो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे। इसी तरह से कुछ मुस्लिम्स में भी डेफिनेटली एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, इसी तरह से कुछ क्रिश्चियंस में भी एक्सट्रीमिस्ट हैं। तो इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं हर कंट्री में, बहुत सी कंट्रीज़ में मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ कितनी लॉबी होती है और आप उन्हें सर्वाइव भी नहीं करने देते। तो यस, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हर रिलीजन में एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। और लेकिन आपका फ़र्ज़ ये है कि आप इंसिडेंट्स जो प्रोटेस्ट भी थे, तो मुझे तो लगता है कोई थर्ड पार्टी आती है। जहाँ पे मैं अगर बदामी बाग इंसिडेंट की भी बात करूँ, जो 170 घर जलाए हैं वो वहाँ के लोगों ने तो नहीं जलाए, बल्कि इनफैक्ट वो जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिए बिकॉज सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्स दिस अ फेलियर ऑफ पंजाब पुलिस। उन्होंने अगर ये रिपोर्ट रिजेक्ट की है, कुछ मैं न्यूज़ पे भी देख रही थी कि जो वहाँ पे लोग जलाओ घराव करने आए थे वो शहर के थे ही नहीं,
मैं वही बात आपसे कह रही हूँ ना कि वो हो सकता है कि कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हो जो बाकायदा मतलब इन्वॉल्व हो, एग्जैक्टली, और वो आ जाते हैं। जो हमारे मुल्क में इस वक्त हालात है, मुझे तो लगता है कि अगर मेरे और आपकी दुश्मनी है तो मैं भी इस का फायदा उठा रही हूँ कि चलो ये वैसे ही गवर्नमेंट पे सारा ब्लेम जा रहा है, मैं भी अपना काम निकाल देती हूँ। लेकिन एक चीज जरूर अलार्मिंग है कि इतने सारे घर जलाने में टाइम तो लगा होगा ना, ऐसा तो नहीं, वही मैं कह रही हूँ, ना कोई पुलिस आई है ना कोई लोग थे, उन्होंने मीडिया में आके बोला भी है, बल्कि न्यूज़पेपर भी बोला है कि जब हमारे घरों के अंदर घुस रहे थे और सामान ले गए तो कहते हैं हम लोग में से कुछ लोग भाग के पुलिस वाले के पास गए, तो पुलिस वाले ने उनको बोल दिया कि देखें हम कुछ नहीं करेंगे, इससे बेहतर है आप साइड पे खड़े हो जाए। एक आध छोटी सी चीज़ सोचें कि हम अगर इस बिल्डिंग में हैं और एक मतलब ऐसी बिल्डिंग है जो कि रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है जहाँ आसपास काफ़ी बिल्डिंग्स हैं, अगर हमारे चौकीदार दिखेगा कि सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लोग घुसे हुए हैं और उनके आग लगा रहे हैं और लोग वहाँ चिल्ला रहे हैं, सो व्हाट वुड ही डू? वो डेफिनेटली अंदर आएगा, अंदर आके बताएगा भाई ऐसा हो रहा है, हो सकता है कोई जल्दी से पुलिस को कॉल भी कर दें, समथिंग लाइक दैट। तो मैं वही कह रही हूँ कि मेरे लिए जो एक चीज़ जो मैं सोच रही थी कि जब इतनी सारे घरों को आग लगाई गई तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगा होगा, एक एक घर में, ये भी नहीं कि आधी रात को लगाई, मतलब शाम के टाइम पे लगाई है। तो उस वक्त जो वहाँ के लोग थे, एक तो पुलिस को क्यों इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? किसी ना किसी ने तो कॉल की होगी, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ऐसा नहीं हो सकता किसी ने, अगर मेरे घर के सामने ऐसा इंसिडेंट होगा कम से कम मैं पुलिस को फ़ोन तो कर दूंगी कि भाई इस तरह से प्रॉब्लम है। तो हाँ, ये हमारा सिक्योरिटी लैब है कि अगर जिस वक्त वो आग लगा रहे थे, जब वो आग लग गई, जब सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, उसके बाद आप जाके वहाँ की वीडियो बनाए और पैसे दें। लैब्स तो मैं उधर ही बोलूँगी कि जहाँ पे लोग बेजार आके पुलिस वालों को भी बोलना छोड़ दिया, वो अपना लॉज जो है ना, अपनी सिक्योरिटी अपनी प्रोटेक्शन उन्होंने अपने हाथों में ले ली है, बिकॉज they don't expect anything from the police and the government at all. फिर मैं एक बात करती हूँ कि अब्बास टाउन में जो ब्लास्ट हुआ था कराची में, उसकी अपेरेंटली जो बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि वो अनसेफ हो गई वहाँ पर रहने के लिए, तो उसको डिमोलिश करने के लिए काम स्टार्ट हो गया। लेकिन जो मैं तस्वीर देख रही थी और जो वहाँ के लेबरर्स हैं, उन्होंने कहा है कि जिन कंडीशंस पे वो काम कर रहे हैं तो वो उनकी भी जान को खतरा है, बिकॉज़ सबको पता है कि वो बिल्डिंग तो बिल्कुल चलने फिरने के काबिल नहीं रही, वहाँ पे डेब्रिस है सारा, और वो कह रहे हैं कि मतलब हमारे पास ऐसी कोई टूल्स और कुछ नहीं है अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और वो लोग अंदर घुसे हुए हैं उसको डिमोलिश करने के। सो आई थिंक उनकी सिक्योरिटी, उनकी भी प्रोटेक्शन और उनकी सेफ्टी को भी कंसिडर करना चाहिए। एक और न्यूज़ आप मुझे दिखा रही थी KMC की। हाँ जी, ये मतलब इस न्यूज़ में दिया हुआ है कि कराची की आबादी जो है वो तकरीबन 21 मिलियन है और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ फायर स्टेशन हैं वो 22 हैं खाली, ठीक है। और बल्दिया टाउन का जो इंसिडेंट हुआ और जो फर्दर दूसरे इंसिडेंट्स हो रहे हैं वह उनमें ज़्यादा लॉस की एक वजह शायद ये भी है कि फायर ब्रिगेड वहाँ टाइम पे नहीं पहुँच पाता है, बिकॉज एग्जैक्टली जब आप देखें 22 फायर स्टेशन हैं तो पूरे शहर को कवर करना इट्स समथिंग लाइक इम्पॉसिबल, लाइक यहाँ पे जो ट्रैफिक हालात हैं तो वो तो बिल्कुल और मुसीबत हो जाती है। और इसी न्यूज़ में मेंशन था कि अगर हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करना है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, उस हिसाब से हमें 178 मोर फायर स्टेशन बनाने होंगे कराची के डिफरेंट जोन्स में, तो फिर हम जो स्टैंडर्ड है सर्विसेज का फायर स्टेशंस की उसको हम मीट कर सकेंगे। बट यस, इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने दी थी कि चेंज ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं। एक बिल एक अप्रूव कर देता है, दूसरा आके उसको डिसअप्रूव कर देता है। तो हमारे यहाँ जो ये भी एक प्रॉब्लम है कि मतलब हम निज़ाम इतनी जल्दी चेंज करते हैं, इतनी फ्रीक्वेंटली उसमें चेंजेस लाते हैं कि वो पॉलिसी अटक जाती है। अब ये गवर्नमेंट जो है जो कुछ अप्रूव करके गई, आई डोंट नो कि नई केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी उसको वो क्या कर सकती है, फिर उसकी अप्रूव करना और उसके एग्जीक्यूशन में वो गवर्नमेंट ही चेंज होती है। एग्जैक्टली। तो अब जो ब्रिजेस भी बन रहे हैं आप देखें वो इतने ज़्यादा टाइम उन्होंने ऑलरेडी ले लिया है और अब लोग यही कह रहे हैं कि जो नई जो गवर्नमेंट आएगी वो आई डोंट नो, लेकिन ये कि इस पे वर्कआउट डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा है कि अब हम जैसे जैसे कराची की आबादी बढ़ रही है तो एरिया इतने कंजस्टेड होते चले जा रहे हैं कि वहाँ पर आग लगना एक बड़ा डेफिनेटली हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आग लग सकती है, किसी भी किस्म के ऐसे खुदा न खास्ते इंसिडेंट हो सकते हैं। तो अगर हम एटलीस्ट नंबर ऑफ फायर स्टेशन ही बढ़ा दें तो कम से कम प्रॉपर टाइम पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहाँ पहुँच सकती है, और पहुँचने के अलावा ये कि कम से कम हो सकता है हमारा लॉस कम हो जाए। जो बेचारे आधे से ज़्यादा लोग
उसका यानी कि वो आग डेफिनेटली स्प्रेड होती है। अब अगर आप फ्लैट्स में ही ले लें तो उसमें भी अगर आप देखें तो बाहर ही उनके वो होते हैं, कहते हैं ना कि जब आग लगती है तो इनिशियल जो आई थिंक 10 मिनट्स क्रूशियल होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, तो वो तो लोग अपने एफर्ट्स पे खुद ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे जो फायर ब्रिगेड है वो 45 मिनट से आधे घंटे से पहले पहुंचती है, कंसिडरिंग कि एक तो स्टेशन बहुत दूर दूर लोकेटेड होते हैं, फिर ट्रैफिक का जो भी हमारा हाल है उनके लिए कोई एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड लेन नहीं है जहाँ से वो पहुँच सकें। ग्लोबल न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। इंडिया में एक गैंग रेप केस जो बड़ा मशहूर हुआ था, जिसके अगेंस्ट इंडिया में काफ़ी लोग पे आ गए थे, प्रोटेस्ट हुआ था, काफ़ी लोगों ने उसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तो उनका ही एक अक्यूज जो ड्राइवर था उस वैन का, जिसको इस केस की वजह से इसको जेल में डाला गया था, तो अपेरेंटली ही वाज फाउंड डेड, जो उनका प्रिजन था। और जो इसकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो क्लेम कर रहे थे कि नहीं, हमारे बेटे को मारा नहीं, मतलब उसने खुद सुसाइड नहीं की है, उसको मारा गया है, क्योंकि वो हमें बोलता रहता था कि यहाँ पे मेरी जान को ख़तरा है, यहाँ पे जो लोग हैं अंदर वो मुझे बहुत तंग करते हैं और मेरी ज़िंदगी को मतलब लाइफ थ्रेट्स उसको मिल रही थी। सो दिस इज़ अनदर कंट्रोवर्सी दैट हैज़ कम अप, बट आई गेस इट वुड हैव बीन बेटर अगर इसको ऑफिशियल जो मैं कहूँगी ना एक सेंटेंस मिलती, बिकॉज well I guess for what और ऐसे लाइफ थ्रेट्स तो डेफिनेटली होते हैं, और ऐसा नहीं होता कि इतना प्लान कोई काम करे और फिर उसके बाद, लेकिन मैं हैरान होती हूँ उन लोगों की पावर पे, उन लोगों के इन्फ्लुएंस पे, उन लोगों की जो क्राइम्स करते हैं और जिस तरह से वो लोगों को अपने यानी जो भी है जो भी उनके होते हैं लोग जो कि उसके एविडेंस होते हैं उनको किस तरह से ख़त्म करते हैं, किस तरह से लोगों को मार देते हैं। तो मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि यार एक मतलब एक स्टेट की पुलिस के पास, एक स्टेट की आर्मी के पास, जिसके पास ऑल रिसोर्सेज हैं, ट्रेनिंग्स हैं, पैसा है, बजट है, हर चीज़ है, वो अभी तक यानी कि ना सिर्फ मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रही हूँ, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ कि अभी तक क्या मुझे लगता है तो फिर ये किसी रिटायर्ड गैंगस्टर को मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग का वो दे देना चाहिए, ट्रेनिंग एकेडमी बना देनी चाहिए ताकि वो उस हिसाब से जो है ना उनको पे कर दे गवर्नमेंट। गैंग रेप का इशू जो है वो ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, एंड आई गेस इट्स बिकॉज ऑफ some sort of frustration, some sort of revenge, and I guess also the content that people, especially young boys, are being exposed to through media and through internet. So I guess that has created more of उनका mindset उसी तरह चलना start हो गया, and उनको सही और गलत का I think समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि कुछ ये एक प्रॉब्लम ये है कि ये एशियन जो आदमी होते हैं, कहा ही जाता है कि थोड़े से ये बॉसी ज़्यादा होते हैं, सो इनको ज़रा ना सुनने की आदत कम होती है। मैंने ट्विटर पे भी पढ़ा था, एक या ट्विटर पे किसी ने लिखा था कि अपनी बेटी को मना ना करे रात के 12 बजे घर से निकलने के लिए, लेकिन अपनी बेटे की परवरिश अच्छी करे ताकि आप अपनी बेटी को नहीं रोके उनको रात में 12 बजे निकलने के लिए। सो आई गेस दैट वाज अ गुड वन। लेकिन आई थिंक हर माँ अपने बेटे को सही और अच्छा ही सिखाती है, लेकिन वो बच्चा आई थिंक एक घर का एनवायरनमेंट भी होता है, लेकिन एक बाहर का भी एनवायरनमेंट होता है, वो कितना जल्दी उसको अडेप्ट करता है। आई थिंक दैट ऑल्सो डिपेंड्स, वो एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होती है, मैं उसमें एक अपब्रिंगिंग को I don't think I would blame the because definitely हुज़ूर सल्लम का कॉल है कि हर इंसान अपनी सोबत से पहचाना जाता है। सो इसका मतलब ये है कि जिन लोगों में आप उठते हैं, बैठते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, तो वो लोग जो हैं वो मैटर करते हैं, और हर इंसान की नेचर अलग होती है, इंसान की थॉट्स, हर इंसान की चीज़ों को एब्जॉर्ब करने की पावर अलग होती है। बहुत से लोग बुराई को एब्जॉर्ब नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और करने के बाद पछताने से बेहतर है कि आप उसको नहीं करें, और करने से पहले 10 बार सोचें कि मैं जो करने जा रहा हूँ क्या वो सही है और गलत है। ऑन दिस नोट वी आर गोना एंड द शो। अपनी फीडबैक कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड कंसिडरिंग आजकल जो हालात है तो बी सेफ। इलेक्शंस आ रहे हैं, अब अपेरेंटली अनाउंस कर दिए, आई थिंक मई में वो 16 को आई थिंक डिसॉल्व हो जाएंगे, 16 को डिसॉल्व हो रही है आपकी असेंबलीज, गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन आपके इलेक्शन जो है वो मई में एक्सपेक्टेड है, होपिंग के दे विल टेक प्लेस। एंड उससे ज़्यादा उम्मीद मैं ये करती हूँ कि आप और मैं उस वोट और उस इलेक्शन का भरपूर मैं कहूँगी सही तरीके का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो हमने पिछले कुछ अरसे में एक्सपीरियंस किया है, आई थिंक वो मेरे और आपके लिए काफ़ी अच्छा लेसन हो चुका है, और उससे मज़ीद अगर हम और आंखें बंद करके देखते रहेंगे तो आई थिंक वो मेरे खाली जो भी हमारे यहाँ जो 18+ जो लोग हैं, और ज़्यादातर जो वोट डालने जाते हैं वो हमारे एल्डर्स ही जाते हैं, मतलब यंगस्टर्स टाइम for us to के हम जाएं, get out of the house and make use of that vote. This is how we're going to end the show. Take care. Allah Hafiz.